ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शुरू करें? जी पंडित जी। कल 5वां सूत्र लिया था हम लोगों ने। जी। उसमें इंद्रिय शब्द का अर्थ समझा था, फिर अनिंद्रिय शब्द का अर्थ समझा था, फिर निमित्त शब्द का अर्थ समझा था, फिर देशतः इस शब्द का अर्थ समझा था, और देशतः के साथ विशद जो है ये जुड़ जाए। ठीक है जी। तो उसे कौन सा प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे? तो साम व्यावहारिकम प्रत्यक्ष। क्या उसकी संज्ञा क्या है? तो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष, ये उसकी संज्ञा है। जी। अब यहाँ इसकी सिद्धि की तो आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मति ज्ञान को साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। नहीं ना? अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहाँ पर अगर प्रत्यक्ष कहा गया है तो तत्वार्थ सूत्र जी में मति ज्ञान को परोक्ष क्यों कहा गया? अच्छा, इस प्रश्न को लेने के पहले कल का होमवर्क पूछ लेते हैं। कल का होमवर्क किया? जी पढ़ा है पंडित जी। जी क्या पढ़ा? श्रुतम मति पूर्वक दैनिक द्वादश वाला सूत्र। वो नहीं, 20वां सूत्र बोलिए। तत्वार्थ सूत्र जी के प्रथम अध्याय का 20वां सूत्र। मति श्रुतियों निबंधो द्रव्यस्य सर्व पर्यायेषु। क्या अर्थ हुआ? मति श्रुति निबंध द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। फिर से पढ़िए सूत्र। मति श्रुतियों निबंधो द्रव्यस्य असर्व पर्यायेषु। असर्व द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। असर्व मतलब कुछ। मति और श्रुत ज्ञान का जो विषय है 6 द्रव्य और उनकी कुछ पर्याय। और केवल ज्ञान का विषय क्या है? सर्व पर्याय। ये भी सर्वद्रव्यों को जानता है और केवल ज्ञान भी सर्वद्रव्यों को जानता है, लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है ये सर्वद्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है, असर्व। और केवल ज्ञान सर्व पर्यायों को जानता है। यह असर्व पर्यायों को जानता है, इसलिए देश तो दिया है। जी तो ये बात समझ में कि नहीं है? अच्छा, और दूसरा, ये 6 द्रव्य और उनकी कुछ पर्यायों को जानता है ना। तो 6 द्रव्यों में से कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो अरूपी हैं, तो उनको कैसे जानता है? एकदम सरल। क्या? एकदम सरल। किंतु इसके पूर्व अनिवार्य होने से श्रुत ज्ञान को समझ लें। श्रुत के कितने भेद कहे हैं? दैनिक द्वादश। कितने भेद कहे हैं? 2 अनेक और द्वादश। 2 अनेक और द्वादश भेद कहे हैं। अब ये द्रव्य श्रुत के भेद कहे हैं कि भाव श्रुत के भेद? द्रव्य श्रुत के। विषय किसका चल रहा है? श्रुत ज्ञान का चल रहा है कि द्रव्य श्रुत का चल रहा है? श्रुत ज्ञान का। तो वहां पर फिर द्रव्य श्रुत कैसे आ गया बीच में? द्रव्य श्रुत बीच में कहां से आ गया? फिर से सूत्र बोलो। श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश भेदम। दैनिक द्वादश भेदम है ना। तो किसके भेद होता है? श्रुतम मति पूर्वम। जो श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक है ना। तो कौन सा श्रुत है? भाव। श्रुत ज्ञान। क्या यह अर्थ होगा कि द्रव्य श्रुत मति ज्ञान पूर्वक है? यह अर्थ होगा यहाँ पर? नहीं। तो क्या अर्थ होगा? जो श्रुत ज्ञान है, 5 ज्ञानों में से जो एक ज्ञान है श्रुत ज्ञान, वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। और उस श्रुत ज्ञान के द्वैनिक द्वादश भेद है।
दो, अनेक और 12 भेद है, समझ में? तो यहाँ द्रव्य श्रुत का प्रकरण नहीं है, द्रव्य श्रुत के द्वारा क्या जिस अर्थ को जाना जाता है उसका विषय क्या ध्यान में। हाँ, अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि दो, अनेक और द्वादश भेद यदि द्रव्य श्रुत के क्या दो, अनेक और द्वादश भेद यदि द्रव्य श्रुत के हैं तो अर्थरूप भाव श्रुत को किसे कि अर्थरूप भाव श्रुत को उन्हीं भेदों से क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर भी अत्यंत सरल है। क्या वो क्या है? हाँ, कि द्रव्य श्रुत चूंकि क्या जो द्रव्य श्रुत है वो चूंकि कारण है, क्या है वो कारण है, और अर्थरूप भाव श्रुत जो है वो उसका कार्य है। क्या जो अर्थरूप भाव श्रुत है वो उसका कार्य है। तो कार्य में कारण का उपचार कर क्या कार्य में कारण का उपचार कर भाव श्रुत को भी 2, अनेक और 12 भेद वाला कह दिया गया है। वह स्पष्ट? हाँ, सरल। तो सूत्र में जिसे कहा गया है वो अर्थरूप ज्ञान का किसका है? हाँ? जी। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ये 2 भेद हो गए। फिर अनेक भेद अलग भिन्न भिन्न आचार्य ने लिखे, वो अनेक भेद हो गए। और 12 भेद, 12 भेद, 11 अंग 14 पूर्व या 12 अंग 14 पूर्व, दोनों कथन मिल रहा है ना। वो न्याय की बुद्धि से लगा लेना, क्या न्याय के अनुसार उसको लगा जी। तो श्रुत ज्ञान जिस द्वादशांग प्रमाण श्रुत को जानता है, क्या द्वादशांग प्रमाण द्रव्य श्रुत को जानता है, उसमें किसका वर्णन है? उसमें किसका वर्णन है? 6 द्रव्य और उनकी कुछ पर्यायों का वर्णन। क्या है ध्यान में कि नहीं है? सर हाँ हुआ। हाँ, तो श्रुत ज्ञान जो है 6 द्रव्य और उनकी कुछ पर्यायों को कैसे जानता है? द्रव्य श्रुत से जानता है, द्रव्य श्रुत से। तो वहां जो विषय बताया गया है वो द्वादशांग प्रमाण द्रव्य श्रुत के द्वारा जिस अर्थ को जाना गया है, द्वादशांग प्रमाण अर्थ को जाना गया है, उस अर्थ की अपेक्षा से कहा गया है कि मति और श्रुत ज्ञान के विषय जो हैं 6 द्रव्य और उनकी कुछ पर्याय हैं। बात पकड़ में? हाँ कि देश था क्यों कहा? हाँ, क्योंकि कुछ पर्याय क्या असर्व पर्याय से है ना, और निषेधात्मक नहीं है, अईशत अर्थ को लिए। औपसर्ग क्या है? हाँ, निषेधात्मक नहीं है, हुआ कि नहीं, अपितु ईशत अर्थ में है। असर्व मतलब कुछ पर्याय, हुआ बात में आ गई कि नहीं? देश तक क्यों कहा? हाँ, तो इस क्लास के प्रारंभ में जो प्रश्न पूछा था, क्या प्रारंभ में जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में इसे भली प्रकार समझ ले कि 6 द्रव्यों में से कितने? 6 द्रव्यों से 5 अरूपी, कितने? 5 अरूपी, जिसमें कि स्व भी सम्मिलित है। क्या भूलना नहीं? हाँ, कि जिसमें कि स्व भी सम्मिलित है। वह रूपी में सूक्ष्म अंतरित व दुरुस्त द्रव्यों वो उनकी कुछ पर्यायों को श्रुत ज्ञान कैसे जानता है? हाँ, श्रुत ज्ञान कैसे जानता है? तो द्रव्य श्रुत के द्वारा जानता है। उसकी कुछ पर्यायों को कहां से जानता है? तो द्रव्य श्रुत के द्वारा जानता है, जिसमें कि स्व भी आ गया। क्या? जिसमें कि स्व भी आ गया। तो स्व को भी कैसे जानता है? हाँ, तो यह श्रुत ज्ञान स्व को भी कैसे जानता है? तो द्रव्य श्रुत के 2, अनेक और द्वादश अर्थात 12 भेदों के द्वारा जानता है। अर्थात कांजीपंथी जैसी व्याख्या स्वानुभूति और स्वानुभव की करते हैं उस अनुसार श्रुत ज्ञान न तो स्व को जानता है व न ही उसका वेदन करता है, अपितु द्रव्य श्रुत के द्वारा, किसके द्वारा? द्रव्य श्रुत के द्वारा जाने गए स्व के, किसके? स्व के स्वभाव व विभाव स्वभाव को जानता है। किसे जानता है? हाँ, तो स्वभाव और विभाव स्वभाव को जानता है। वह उनमें से विभाव स्वभाव का वेदन करता है। वो मोक्ष मार्गी हुआ। क्या? वह मोक्ष मार्गी हुआ तो स्वभाव स्वभाव की प्राप्ति का उद्यम करता है। बात समझ में आ गई ना? हाँ जी।
सरल? हाँ, जी। तो चलिए विषय के सरलीकरण के लिए एक बार फिर देशतः को समझते हैं। ठीक, प्रथमानु योग में 24 तीर्थंकरों का वर्णन है ना? तो उनकी सर्व पर्यायों का वर्णन है क्या? गर्भ से लेकर के निर्वाण तक, कि कुछ का वर्णन? कुछ का है? बस ये कुछ ही मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को देशतः बना देता है। बस हाँ जी, सर की कठिन? हाँ नहीं सर, मन स्पष्ट? हाँ, कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सरल? हाँ, आइए अब किंचित विशेषता सहित अपने पिछले विषय में लौटे। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक कैसे सिद्ध होता है? हाँ, तो एकदम सरल है। वर्णात्मक शब्द ज्ञान जो है, श्रुत ज्ञान जो है, क्या वर्णात्मक श्रुत ज्ञान जो है उसे पहले पढ़ा जाएगा अथवा सुना जाएगा। क्या किया जाएगा? हाँ, पहले पढ़ा जाएगा या फिर सुना जाएगा। पढ़ा जाएगा तब भी और सुना जाएगा तब भी। जो कहा जा रहा है उसके अर्थ को पहले कौन ग्रहण करेगा? मति ज्ञान, है ना? तो मति ज्ञान भी छह द्रव्यों को जानता है। क्यों? क्योंकि द्वादशांग प्रमाण द्रव्य स्तुत को पढ़ने का या सुनने का जो काम मति ज्ञान का। और यदि द्रव्य श्रुत सुना गया है तो जो कर्मेंद्रिय है ना, उस कर्मेंद्रिय के आश्रय से जो भाव कर्मेंद्रिय जो मति ज्ञान पूर्वक है, वो मति ज्ञान पहले अर्थ ग्रहण कर। और यदि द्रव्य श्रुत पढ़ा गया है तो प्रथम चक्षु इंद्रिय उसे ग्रहण करेगी। क्या? जो चक्षु इंद्रिय है प्रथम वो उसे ग्रहण करेगी। वो पश्चात भाव चक्षु इंद्रिय में परिणत, क्या भाव चक्षु इंद्रिय में परिणत मति ज्ञान उससे अर्थ ग्रहण करेगा। और उस अर्थ को मति ज्ञान किसके पास पहुंचाएगा? तो श्रुत ज्ञान के पास पहुंचाएगा। और फिर श्रुत ज्ञान क्या करेगा? श्रुत ज्ञान क्या करेगा? तो श्रुत ज्ञान मन के अवलंबन से प्राप्त, किससे? मन के अवलंबन से प्राप्त विशेष तर्कना शक्ति के आश्रय से। किससे? विशेष तर्कना शक्ति के आश्रय से शब्दार्थ, भावार्थ, आगमार्थ, मतार्थ व नयार्थ में से, किसमें से? शब्दार्थ, भावार्थ, आगमार्थ, मतार्थ व नयार्थ में से जो उपयुक्त होगा उसे ग्रहण कर विषय को पुनः मति ज्ञान तक पहुंचा देगा। वो स्पष्ट? वो मति ज्ञान, वो मति ज्ञान अपनी धारणा वर्णिक कर्म की क्षयोपशम शक्ति के अनुसार, क्या अपनी धारणा वर्णिक कर्म की क्षयोपशम शक्ति के अनुसार उसे अपनी धारणा में संग्रहित कर लेगा। वह स्पष्ट? तो पहले अर्थ कौन ग्रहण करता है? तो श्रुत ज्ञान नहीं करता है। पहले अर्थ ग्रहण करेगा वो मति ज्ञान करेगा, है? और फिर उसको विशेषता सहित कौन जानेगा? नई नई युक्तियां लगा करके कौन जानेगा? तो श्रुत ज्ञान। ठीक है। यद्यपि तर्क जो है ये मति ज्ञान की पर्याय, क्या तर्क किसकी पर्याय है? युक्ति किसकी पर्याय है? मति ज्ञान की, है ना? लेकिन श्रुतम अनिंद्रियस्य सूत्रानुसार, क्या श्रुतम अनिंद्रियस्य इस सूत्रानुसार श्रुत को मन की निमित्तता होने से, क्या श्रुत को मन की निमित्तता होने से तर्क यह श्रुत का भी विषय है। वह स्पष्ट? तो फिर ये तर्क करने का मतलब ये कैसे? कुछ विशेषता से जानना विषय को। मति ज्ञान भी विशेषता से जान रहा है। बिल्कुल, क्योंकि तर्क उसका विषय है ना। मतलब मति ज्ञान का सामर्थ्य है कि मतलब जो शुद्ध ज्ञान का सामर्थ्य है, तभी तो तर्क उसकी पर्याय है। क्योंकि विशेष उहापो उसका ये बिल्कुल। नहीं तो अवग्रह यह अवाय कैसे बनेगी? नहीं, यह और अवाय बनेगी ही नहीं। ठीक है। जैसे मति ज्ञान ने कहा कि ये मिट्टी का घड़ा है, तो कैसे कहा कि ये मिट्टी का घड़ा है? तो तर्कना के द्वारा।
तर्कना किसे कहते हैं? कि जिसके होने पर जो होता है, नहीं होने पर नहीं होता है। हुआ स्पष्ट? हाँ। तो मति ज्ञान तर्कनाओं के द्वारा तय करता है कि यह घड़ा ही है, घड़े के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और श्रुत ज्ञान क्या करता है? हाँ, तो श्रुत ज्ञान भी तर्कनाओं के माध्यम से, क्या श्रुत ज्ञान भी तर्कनाओं के माध्यम से उसके आकार को देख करके घड़े कितने आकार के बनाए जा सकते हैं उसका अनुमान करते हैं, कि नहीं? और किन किन धातुओं से बनाए जा सकते हैं उसका अनुमान करते हैं। हाँ? तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की तर्कनाओं में पाया जाने वाला अंतर समझ में आया ना? हाँ, सरल, ठीक। तो ये हुआ स्पष्ट? हाँ जी। हाँ? इन देशता क्यों का समझ में आएगी नहीं आया? हाँ? सर, हाँ? देश का मतलब एक देश जान, है ना? एक देश विशद है, एक देश जानने के कारण रूप से देशता विशद कहा है। सर, एक देश वो निर्मल है, सर्वदेश निर्मल नहीं है, और जो सर्वदेश निर्मल नहीं है उस ज्ञान को सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, है ना? अब अपन अपने प्रश्न पर आ जाओ। कौन सा प्रश्न पूछा था मैंने? तो मैंने पूछा था कि तत्वार सूत्र जी में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को परोक्ष क्यों कहा? यहाँ प्रत्यक्ष कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ प्रत्यक्ष कह रहे हैं ना? हाँ? तो मति शुद्ध ज्ञान को फिर तत्वार सूत्र में परोक्ष क्यों कहा? प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? हाँ? तो क्यों कहा वहां पर परोक्ष? हाँ? एकदम सरल सा होता है। क्या? एकदम सरल। क्या? कि वहां जो परोक्ष कहा है वह मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की निमित्ताधीनता के कारण का। क्या? किस कारण का है? हाँ? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान क्या है? निमित्ताधीन है। क्या? जैसे कल भी बताया था, है ना, कि रविंद्र जैन जो है संगीतकार, वे आंख से अंधे हैं, है? हाँ? तो वे वीणा को या सितार को उसकी ध्वनि से क्यों जानेंगे? सितार अथवा वीणा के रूप से क्यों नहीं जानेंगे? हाँ? इसलिए कि रूप और ज्ञान इसके बीच में इंद्रिय आती है। कौन आती है? इंद्रिय आती है। तो जो इंद्रिय आपके पास होगी तब जनित ही आप ज्ञान कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर सकोगे। स्पष्ट कि नहीं? क्या आप क्या ज्ञान कर सकोगे? हाँ, सरल बात समझ में आ रही है? हाँ कि नहीं? हाँ, कि रूप और ज्ञान इनके बीच में किसका पर्दा है? हाँ, है कि इंद्रियों का पर्दा है। तो आप सीधे सीधे द्रव्य से संपर्क नहीं कर सकते, आप सीधे सीधे स्व से भी संपर्क नहीं कर सकते। क्या आ रहा ध्यान में? हाँ कि नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है। है ना? हाँ? कि अपने से भी संपर्क करना है तो इंद्रिया जी की, अगर इंद्रिया नहीं आएगी तो मति ज्ञान नहीं जान पाए। इसलिए कषाय जो है ना, जिन इंद्रिय की पात्रता आपके पास होगी तत्जनित ही कषाय आप में उत्पन्न होगी, उससे दीगर इंद्रिय संबंधी जो कषाय है वो आप में उत्पन्न नहीं। बात पकड़ में आई? हाँ? हाँ? तो जो ज्ञान है ना, उसके और जिसे जानना है वह स्व हो या पर हो, क्या उनके बीच में क्या है? एक पर्दा है। और पर्दा कैसा है? हाँ? कि वो सीधे सीधे जानने नहीं देता। पर्दा जो है वो झिलमिल नहीं है। क्या है ध्यान कि नहीं? पर्दा कैसा है? हाँ, ठोस है। हाँ, पर्दे से होकर ही कोई विषय ज्ञान तक पहुंच सकता है। इसलिए चूंकि सीधे सीधे मति ज्ञान की स्व और पर तक पहुंच नहीं है कि नहीं सर, इसलिए उसको तत्वार्थ जी के अंदर परोक्ष का ध्यान, जिसमें पर की निमित्तता की अनिवार्यता रहती है उसे परोक्ष। सर हाँ, वो स्पष्ट?
हाँ? और यहाँ पर प्रत्यक्ष क्यों कहा? हाँ? तो इसका उत्तर इस द्वितीय अध्याय के सूत्र 4 में दे आए। क्या क्या उत्तर दे आए कि मति ज्ञान भी चूंकि विशद है, क्या मति ज्ञान भी चूंकि विशद है, इसलिए विशदता की अपेक्षा उसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा, परोक्ष नहीं। वह स्पष्ट है? किस कारण से उसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा? हाँ, तो विशदता की अपेक्षा उसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा। वह स्पष्ट, हाँ, कि तत्वार सूत्र जी में निमित्ताधीन होने से मति ज्ञान को जहाँ परोक्ष कहा, वहीं यहाँ अर्थात इस परीक्षा मुक्ति में उसे विशदता के कारण प्रत्यक्ष कहा। सरल? हाँ। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होगा। क्या? अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होगा कि मति ज्ञान की विशदता का प्रमाण कितना है? क्या मति ज्ञान की विशुद्धता का प्रमाण कितना है? तो सूत्र में इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि उसकी विशुद्धता का प्रमाण एक देश है। कितना है? हाँ, तो एक देश है, केवल ज्ञान की तरह सर्वदेश नहीं। वैसा क्यों? हाँ, वैसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि उसकी विशुद्धता निमित्ताधीन है, स्वयं उसके अर्थात मति ज्ञान के अधीन नहीं। तो वह स्पष्ट, हाँ, कि जो मति ज्ञान है वो किसी अपेक्षा से जहाँ परोक्ष है, वही किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष। किंतु स्मरण रखना, भूलना नहीं कि प्रत्यक्ष शब्द का जो अर्थ हम जानते हैं, क्या प्रत्यक्ष शब्द का जो अर्थ जानते हैं वो यहाँ नहीं है। क्या कि प्रत्यक्ष शब्द का जो अर्थ हम जानते हैं वो यहाँ नहीं है, अपितु यहाँ प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ विशुद्धता है। और विशुद्धता का अर्थ इंद्रिय अनिंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया गया वो नवीन ज्ञान। क्या? इंद्रिय अनिंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया गया वो नवीन ज्ञान, जिसे ग्रहण करने में मति ज्ञान में पूर्व का संचित ज्ञान जहाँ बाधा नहीं पहुँचाता है। क्या? पूर्व का संचित ज्ञान जहाँ बाधा नहीं पहुँचाता है, वहीं वो बगैर अन्य ज्ञानों में संकृत हुए। क्या? वहीं वो बगैर अन्य ज्ञानों में संकृत हुए जैसा वो ग्रहण किया गया है उस रूप अवस्थित रहता है। वह स्पष्ट कि नहीं? सरल? कठिन? अब यहाँ इसे ध्यान में ले लें कि यहाँ पर एक विवक्षा विशेष से समझा गया कि परीक्षा मुक्ति में मति ज्ञान को प्रत्यक्ष क्यों कहा है। वह, हाँ, सर, अब इसी प्रश्न के उत्तर को इसी प्रश्न के उत्तर को द्वितीय विवक्षा से भी समझ लें कि इस परीक्षा मुक्ति में जो करण है उसको गौण करके कथन किया। क्या है ना? जैसे उदाहरण के लिए, है ना, कोई ऐसा बोलता है कि देवदत्त ने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी? कोई ऐसा बोलता है? जब भी बोलते हो तो क्या कहते हो कि देवदत्त ने लकड़ी काटी? क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो? अंडरस्टूड। हाँ, माँ ने अग्नि और आटे से रोटी बनाई, कौन बोलता है? क्या बोला जाता है? माँ ने बनाई रोटी। हाँ, माँ ने रोटी बनाई है। तो इस लोक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए है यहाँ पर मति और शुद्ध ज्ञान को साम्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है। ध्यान में? हाँ, बढ़िया है ध्यान में? हाँ, बहुत पकड़ में है कि नहीं? अच्छे से? हाँ, ठीक। तत्वशास्त्र जी में क्यों कहा गया? क्योंकि दोनों के बीच में पर्दा है। इसका है तो इंद्रियों का पर्दा है ना, इंद्रियों की निमित्तता है, इंद्रियों का कर्णत्व है। उस कर्णत्व को इस पांचवें सूत्र में स्वीकार किया। क्या किया? लेकिन उसे गौण करके क्या कहा कि जानने वाला ज्ञान है। ठीक है, इंद्रियों का पर्दा होने पर भी जिस चीज को जानना है उसको ठीक ठीक जान पाए। पर्दा होने से कुछ का कुछ जान रहा है ऐसा नहीं, जो पर्दा है वह ठीक ठीक जानने में मदद कर रहा है, जो जैसा है उसको वैसा ही बतला रहा है। वह स्पष्ट कि नहीं? हाँ, अच्छे से। और ये न्याय भी है ना, मतलब तो लोक व्यवहार का इसलिए यह क्या होता है? लोक व्यवहार का उल्लंघन करके न्याय नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। क्या नियम है? लोक व्यवहार का उल्लंघन करके न्याय नहीं होता। हुआ जी? तो बात पकड़ में आ गई जी? अच्छे से? अच्छे है ना कि यहाँ पर प्रत्यक्ष का है। तो प्रत्यक्ष क्यों कहा है? निमित्तता स्वीकार की, इंद्रियों है ना, लेकिन इंद्रिय और अनिंद्रिय को गौण करके कथन किया, है ना।
लोक न्याय के अनुसार। क्या है ध्यान में? लोक जी। न्याय भी किसने बतलाया है? तो तीर्थंकर परम देव ने बतलाया है ना। और लोकोत्तर न्याय भी किसने बतलाया है? तो तीर्थंकर परम देव ने। बहुधा लोक न्याय ही लोकोत्तर न्याय में प्रवेश करने में सहायक होता है। क्या सामान्य नियम क्या है? कि लोक न्याय ही वह लोकोत्तर विषयों में प्रवेश करने में सहायक हुआ। बात पकड़ में आई? जी नहीं सरल? अब यहाँ इस सूत्र का अंतिम सत्य समझ ले। क्या कि अंतिम सत्य क्या है? क्या है वो? कि यहाँ इस सूत्र में इंद्रिय अनिंद्रिय द्वारा जो स्व और पर का प्रथम साक्षात्कार करवाया जाता है। कौन सा साक्षात्कार? जो प्रथम बार साक्षात्कार करवाया जाता है, तो उस प्रथम साक्षात्कार को ही उस प्रथम साक्षात्कार को ही यहाँ सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है। स्पष्ट? द्वितीयादि बार जो उन्हीं स्व व पर का साक्षात्कार इंद्रिय व अनिंद्रिय द्वारा करवाया जाता है, उसे नहीं, उसे तो तृतीय अध्याय में परोक्ष ज्ञान कहा गया है। वह स्पष्ट? सरल? तो सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष में प्रथम बार किए गए साक्षात्कार या परिचय को ही ग्रहण करना। क्या? प्रथम बार किए गए साक्षात्कार या परिचय को ही ग्रहण करना, पुनः या पुनः करवाए गए साक्षात्कार या परिचय को नहीं, क्योंकि वे परोक्ष कहे गए हैं, प्रत्यक्ष नहीं। वह स्पष्ट? सरल? तो इस प्रकार यह सूत्र यहाँ पर पूरा हुआ है ना। इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम देशतः समव्यावहारिकम। तो इंद्रिय समझ में आ गया, अनिंद्रिय समझ में आ गया, है ना, निमित्त समझ में आ गया, देशतः समझ में आ गया। अब तो नहीं भुलाएगा ना मति और सुज्ञान का विषय क्या है? जो द्रव्य और उनकी असर्वपर्याय। क्या शब्द आता है? असर्वपर्याय है। छह द्रव्यों को जानता है ना, लेकिन उनके असर्वपर्याय कुछ पर्याय को जानने के कारण उसे देशतः कहा। और इस देशतः में भी जो इंद्रियगम्य है उन्हें ही इंद्रियों से जानता है, और वो जो इंद्रियगम्य नहीं है, जिसमें कि स्व भी सम्मिलित है, उन्हें नियम से द्रव्य श्रुत के 2, अनेक और 12 भेदों से जानता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। ठीक? तो फिर पूरा करें जी। तो मेघना जी पंडित जी। जा वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन।